हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है आईएनए ट्रायल्स और साथ साथ हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। दरअसल 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के बाद आईएनए ट्रायल्स नवंबर मंथ में ही हुई थी। तो इसलिए ये टॉपिक अब हाईलाइट हुआ है और हम भारत का थोड़ा इतिहास भी जानेंगे समझेंगे। हरनूर सर हमारे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट हैं एंड ही इज गोइंग टू पुट अप हिज इनसाइट्स अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू आईएनए ट्रायल्स। तो सर आईएनए ट्रायल की बात करें या उससे भी पीछे अगर हम जाएं, आजाद हिंद फौज को जब बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, तो ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? क्या प्लान किया गया था इसके पीछे? देखो, सबसे पहले जब हम ब्रेन चाइल्ड की बात करते हैं, हमें बात करनी पड़ेगी इसकी सोच की, कि ये सोच कहाँ से पनपी कि हम जर्मनी और जापान का साथ ले भी सकते हैं अपने ब्रिटिश के खिलाफ। क्योंकि उनकी जो सोच थी, वो सोच थी नाज़िज़्म और फ़ासिज़्म वाली। और मेजॉरिटी जो इंडियन लीडर्स थे, वो हालाँकि आज़ादी चाहते थे, लेकिन जर्मनी और जापान के साथ बिल्कुल भी वो किसी भी तरीके का कोऑपरेशन नहीं चाहते थे। तो अगर हम बात करें तो 1942 में इसकी गाथा स्टार्ट होती है, जब राश बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को एस्टैब्लिश करते हैं। वो पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर आज़ाद हिंद फौज जो होता है, इंडियन नेशनल आर्मी, उसका एज़ एन आर्म्ड विंग तैयार होता है। और ये तब की बात है जब जापान स्वीप कर रहा था सारे साउथ ईस्ट एशिया को, और एक के बाद एक जो देश हैं जापान की चपेट में आते जा रहे थे, और सारा इंडो चाइना। जब हम इंडो चाइना की बात करते हैं, इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ये सारे देश आ जाते हैं। उसमें सिंगापुर भी था, जहाँ पे ब्रिटेन जापान के खिलाफ लड़ रहा था। और ब्रिटेन की तरफ से कौन लड़ेगा? वो इंडियन सोल्जर्स थे, जो कि वहाँ पे जापानीज पीओडब्ल्यूज या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर बन चुके थे। हमारे सोल्जर्स वहां पे लड़ तो रहे थे, इंडियन मैन जो है, वुमेन, वो फील्ड पे थे वहां पे, लेकिन ब्रिटिशर्स हमारे साथ कुछ सिंपैथी नहीं दिखाते थे। उसी समय का एक वाक्य याद आता है कि बंगाल के अंदर फेमाइन था, ड्रॉट आया हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। तो वहां पे लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे और विंस्टन चर्चिल से बोला जाता है कि सर, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, आप जो है थोड़े फूड इनको भी दे दीजिए, खाना दे दीजिए। खाना हमारे पास ब्रिटिश सरकार के पास था, उन्होंने सोल्जर्स के लिए रखा हुआ था। तो विंस्टन चर्चिल ये कहते हैं कि इंडियंस आर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स, लेट देम डाई। और साथ साथ ये पूछा गया कि लोग भूख से मरेंगे, इससे बड़ा तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी नहीं होता। तो विंस्टन चर्चिल का जवाब ये था कि भाई, अगर भूख से ही लोग मरते हैं तो महात्मा गांधी जो इतने फास्टिंग करते हैं वो अभी तक क्यों नहीं मरे? तो ये ब्रिटिश इनसेंसिटिविटी थी हमारे लोगों के प्रति, वो उनको कीड़े मकोड़े समझते थे। ये रियलिटी रही है हमारे इतिहास की। डेफिनेटली। तो अब ऐसे में जब हमारे यहाँ से सोल्जर्स ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो उस केस के अंदर जर्मनी या जापान जैसे कंट्री, क्या वो आईएनए की कॉज के साथ सिंपैथाइज करते थे? यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि जब दुश्मन हमारा बहुत ताकतवर हो, क्या दुश्मन के दुश्मन से यहाँ पे सपोर्ट लिया जा सकता है? ये वही वाली बात हो गई। तो यहाँ पे याद रखना, ऐसा जर्मनी डायरेक्टली इंडिया के साथ कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था, और उसका कंसर्न में इंडिया नहीं था, ये भी हमें जान लेना चाहिए। लेकिन बोस, जो कि हाउस अरेस्ट से छूटकर कोलकाता में बहुत ही खतरा मोल लेके जर्मनी पहुंचते हैं, तो नाजी के बहुत बड़े लीडर्स उनका स्वागत करते हैं। उनकी मीटिंग भी होती है यहाँ पर हिटलर से, और हिटलर उनको कुछ सपोर्ट अश्योर भी करते हैं। उसके बाद आर्मी तैयार की जाती है, जो कि पीओडब्ल्यूज की होती है, इंडियंस की होती है। दैट इज इंडियन लीजन आर्मी, जो कि आज़ाद हिंद फौज का हम एक जर्मन वर्जन मान सकते हैं। और उसके साथ बर्लिन में आज़ाद हिंद रेडियो तक स्टार्ट हुआ था, जिससे लग रहा था कि जर्मनी की हेल्प से हम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पा सकते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे कुछ ऐसे कंसर्न्स निकले, जो कि नेताजी बोस जी ने बताया। जैसे हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, मेन कैंप, तो उसमें भी इंडियंस के बारे में थोड़ा उल्टा सीधा लिखा था। तो ये चीज़ें बोस जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और अदरवाइज सिंपैथाइज डेफिनेटली करते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था। तो ड्यू टू द लैक ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट और बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिलने की वजह से जो बोस जी को इवेंचुअली जापान की तरफ मूव करना पड़ा। लेकिन जापान वो गए थे थ्रू मेडागास्कर, जर्मनी की ही सबमरीन। उसके बाद जापान की सबमरीन वो लेते हैं मेडागास्कर से, फिर वहां पहुंचते हैं। तो जर्मनी की हेल्प ले रहे थे बॉस साहब, तो इसका मतलब क्या हम ये निकालें कि वो फासिस्ट आइडियाज को या ऑटोक्रेटिक आइडियाज को सपोर्ट करने वाले थे? और अगर हम देखें इतिहास को टटोलें, तो सुभाष बोस ये भी सोशलिस्ट आउटलुक के रहे हैं। नेहरू और बोस दोनों ही सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे और यूएसएसआर से काफी हद तक प्रभावित भी थे। तो ऐसे में ऐसी फासिस्ट थॉट प्रोसेस को, ऑटोक्रेटिक थॉट प्रोसेस को जिस समय हिटलर दिखा रहे थे, क्या बोस भी उसी थॉट प्रोसेस के इंडिविजुअल थे?
ऐसा इल्ज़ाम अंग्रेज़ बोस जी पे लगाते थे, नेताजी पे, कि वो एक फ़ासिस्ट हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। उनका एक ही धर्म था, वो था नेशनलिज़्म। नेशनलिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए अगर फ़ासिस्ट ताकत से भी मिलना पड़ता, तो उससे गुरेज़ करने वाले नहीं थे। हम एक टर्म यूज़ करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, दैट इज़ रियल पॉलिटिक्स, जो कि बिस्मार्क के टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, तो उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे थे। वो जस्ट चाहते थे कि प्रैग्मैटिकली और रैशनली इंडिया को आज़ाद कराया जाए, और जो आइडियोलॉजीज़ की बातें हैं, तो बाद में भी की जा सकती है। चाणक्य ने भी एक बात बोली है, जो मंडला थ्योरी है, वो ये कहती है कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो सकता है और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। बिल्कुल ये रियलिज्म का ही एक जो एक्ट था, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिखाया। वही बात करते हैं कि सुभाष बोस जब जापान से हेल्प लेते हैं और जापान को समझते हैं, तो जैसे हम जानते हैं जापान ने कोरियन पेनिनसुला के अंदर इंपीरियलिज्म किया, चाइना के अंदर इंपीरियलिज्म किया, डेफ़िनिटली। और काफी बुरा वहां पे लोगों के साथ जो है व्यवहार किया गया है जापानीज फोर्सेस द्वारा। तो ऐसे में सुभाष बोस, क्या वो जापान के इंपीरियलिस्ट थॉट प्रोसेस से थोड़े सचेत नहीं थे, या क्या वो इसकी परवाह करे बिना जापान की हेल्प लेने को रेडी थे? बिल्कुल जर्मनी वाला केस है, लेकिन जापानीज़ सरप्राइज़िंगली थोड़े फ़ोर्थकमिंग थे, जबकि हम हेल्प की बात करते हैं। वो हेल्प प्रोवाइड करने में रेडी थे, और एक कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे चल रही थी, 1942 की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक ग्रेटर एशिया का कांसेप्ट है, ये जापान लेके आ रहा था कि एशिया में सॉलिडारिटी होनी चाहिए। हालाँकि उसमें उनका इम्पीरियलिज़्म का भी एक एंगल आ जाता है, लेकिन एशियन सॉलिडारिटी की बात जापान ने की थी, जहाँ पे उसके इंटरेस्ट कहीं न कहीं इंडिया जैसे कंट्रीज़ के साथ मैच हो जाते थे। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर टोजो जो थे, जो कि जापान के पीएम थे, उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था कि इंडिया के ऊपर उनका कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं है, और वो इंडियन इंडिपेंडेंस को फुली सपोर्ट करते हैं और इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। तो ये जो एश्योरेंसेस मिली, और जर्मनी से जब वो थोड़े निराश होके आए, तो जापान से काफ़ी मोटिवेशन उनको मिला। और सिंगापुर में जहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का पहला फेज़, जो कि कैप्टन मोहन सिंह के लीडरशिप के अंदर बनता है, उसमें भी जापान ने हमारे पीओडब्ल्यूज़ कैप्चर किए थे, तो वहाँ पे जापान ही डायरेक्टली पिक्चर में इन्वॉल्व था, जिसकी हेल्प ली जा सकती थी। देखिए, यहाँ पे सुभाष बोस एक्शन में आ जाते हैं और सुभाष बोस थोड़े अग्रेशन वाला एक्ट यहाँ पे लेते हैं कि जापान की हेल्प लेंगे, मिलिट्री हेल्प लेंगे देश को आजाद कराने के लिए। तो ऐसे में जब हम हाइंडसाइट में देखते हैं, तो आज कंटेम्पररी वर्ल्ड में एक डिबेट चलती है, गांधी वर्सेस बोस। गांधी ने सब कुछ शांति से किया, अहिंसा के प्रतीक बने महात्मा गांधी, और हम उनको बहुत क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया है। वहीं सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा और आईएनए का क्या रोल रहा इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आजाद कराने में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ब्रिटिशर्स के ऊपर सुभाष बोस का कुछ प्रेशर पड़ा होगा? देखो, जहाँ तक प्रेशर की बात है, तो डेफ़िनेटली पड़ा होगा, लेकिन आपने गांधी वर्सेस बोस की बात की, तो उसकी बात करते हैं। इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल आपने अभी दिया। गांधी वर्सेस बोस नहीं, गांधी एंड बोस। आपने चाइना चाइना का एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए। कम्युनिस्ट और कुओमिंटांग, जो केएमटी पार्टी थी, वो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर पाई, जबकि कर सकती थी। चाइना एक बहुत बड़ा देश है। केएमटी को ताइवान में भागना पड़ा, कम्युनिस्ट की जान के पीछे पड़ गए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। अलग-अलग विचारधारा के लोग एक साथ कोएग्जिस्ट करें, भले ही एक दूसरे के साथ उनके विचार नहीं मिलते थे। तो गांधी एंड बोस हम यहाँ पे कह सकते हैं, गांधी वर्सेस बोस कहना थोड़ा-सा यहाँ पे गलत होगा। क्रेडिट की जहां तक बात आती है, तो कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स या फिर जो स्पोक्स पर्सन आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, वो अक्सर ये बात कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने जब ये मिलिट्री रोल एक्सप्लोर किया, तो उसका मैसेज ब्रिटिशर्स को ये गया कि अब तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी इंडियन फ्रीडम की तरफ जा रही है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत प्रेशर इन बातों का रहा होगा। वेल, देश आजाद हो गया है यहाँ पे। तो आईएनए ट्रायल्स, हमें पता है कि ये फौजी, देखिए, हमारे यहाँ पे आजाद हिंद फौज के बहादुर सिपाही लड़ते हैं, मणिपुर के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में लेते हैं, बर्मा की लड़ाई लड़ते हैं, और साथ साथ हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स को वो फ्री करवा लेते हैं और उनको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जब कोहिमा की बात आती है, बैटल ऑफ कोहिमा के अंदर इनकी हार हो जाती है, फिर इनको बंदी बना लिया जाता है और आईएनए ट्रायल्स किए जाते हैं, जो कि बहुत फेमस इवेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री का। ये आईएनए ट्रायल्स रेड फोर्ट पे किए गए थे जी। और ये रेड फोर्ट पे क्यों किए गए थे, ये मेरा सवाल है। भी हमारे लिए लाल किला बहुत खास रहा है, हमारे हिंदुस्तान की लीडरशिप का, गद्दी का एक प्रतीक है। तो वहां पे ही क्यों ये आईएनए ट्रायल्स किए गए थे?
देखो, आईएनए ट्रायल्स का जब जहाँ तक सवाल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि बहुत तगड़े जो है वो उन पे इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। इंडियन आर्मी एक्ट और बर्मा आर्मी एक्ट के तहत ट्रेजन और वॉर अगेंस्ट द किंग एम्परर, मतलब रानी या फिर राजा जो भी आप ब्रिटिश का कह लीजिए, उनके अगेंस्ट वॉर लड़ना सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। तो वो सारे इल्ज़ाम उन पे लगा दिए गए थे और वो दिखाना चाहते थे कि गद्दारी करने का जो अंजाम है वो यहाँ पे क्या मिलने वाला है। वो पब्लिसाइज़ करने का यही मतलब था कि लोगों के मन में टेरर थोड़ा-सा डाला जा सके, लेकिन होता बिल्कुल ऑपोज़िट है। नेशनल वेव और ज़्यादा ऊपर उठ जाती स्ट्रांग है हो जाती है। और ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए ही सही देश को एक करने में सफल हो जाती हैं। हालाँकि कम्युनल फोर्सेज़ इतनी ज़्यादा उस टाइम पे आगे आ चुकी थी कि वो चीज़ें कुछ ही टाइम तक रह पाती। और हमारे बहुत बड़े-बड़े महानुभाव नेहरू, भूलाभाई देसाई, अ, सप्रू साहब, वो इन बहादुर फौजियों को डिफेंड करते हैं, उनके लॉयर बनते हैं इस पर्टिकुलर ट्रायल के अंदर। अब ऐसे में जो हम चीज़ें देख रहे हैं, पाकिस्तान की डिमांड ऑलरेडी उस समय हो चुकी थी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के लीडर माने जाते हैं और मुस्लिम लीग के अंदर भी काफ़ी इफेक्टिव रोल वो प्ले कर रहे थे। तो इस आईएनए ट्रायल को लेके, इस रेड फोर्ट ट्रायल को लेके मुस्लिम लीग का यहाँ पे क्या स्टैंड था? उन्होंने किस पर्टिकुलर बात को पकड़ा और वो किस बात को सपोर्ट कर रहे देखो, मुस्लिम लीग के भी ऊपर नेशनलिज्म का प्रेशर था, भले ही वो इस्लामिक नेशनलिज्म था। तो मुस्लिम लीग यहाँ पे आईएनए का विरोध किसी भी हालत में नहीं कर सकती थी। वैसे भी काफ़ी मुस्लिम, जैसे कि शाहनवाज़ खान जो कि थे? यस। फेमस ट्रायल, जिनका यहाँ पे ट्रायल होता था, उसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे याद रखना कि जब डिफेंस कमेटी कांग्रेस ने बनाई, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, अपने कैलाश नाथ काजू जैसे दिग्गज लॉयर्स उसमें थे, लेकिन इन्होंने कोई अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया मुस्लिम लीग ने। लेकिन लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात ज़रूर की कि अगर कोई सपोर्ट डिफेंस कमेटी को चाहिए होगा, जो कि कांग्रेस ने बनाई है, तो उसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना तैयार थे। तो डेफिनेटली इसमें मुस्लिम लीग ने काफ़ी बढ़-चढ़ के उनको सपोर्ट किया, लेकिन उनका मंसूबा वही था कि उनको एक पाकिस्तान जैसा स्टेट चाहिए। वो उसी कॉज़ के लिए लगे हुए थे और इसको भी मिल्क करना चाहते थे इन दैट डायरेक्शन। देखिए, अभी आईएनए ट्रायल के दौरान हमारे देश के अंदर जुटता और यूनिटी का पूरा भावना है। हम लोग एकजुट हो चुके होंगे उस समय। इतने बड़े-बड़े वकील लड़ रहे हैं और अगर आप जो आईएनए ट्रायल के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, उनकी प्रोफाइल देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों जो सोल्जर्स थे, उनके ऊपर जो है ये ट्रायल चल रहा था और रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, मतलब मुस्लिम लीग की तरफ से भी आ रहा था और हिंदू और बाकी वकील भी आ रहे थे। तो ऐसे में अगर उसके बाद के इवेंट्स को आप देखते हैं, दंगे होते हैं, देश का विभाजन हो जाता है। ये जो आईएनए ट्रायल के दौरान की यूनिटी थी, जो मोमेंटम हमने यूनिटी का गेन किया, वो भी इस देश के पार्टीशन और उस कम्युनल वायलेंस को बचा क्यों नहीं पाया? सबसे पहले बात करते हैं कि उसके बाद क्या-क्या होता है, क्या मोटी चीज़ें होती हैं। आईएनए ट्रायल्स के बाद रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट होता है 1946 में, जिसका स्केल बहुत बड़ा था। और वहाँ पे समझ में आ जाता है कि जिसके दम पे ब्रिटिश ने रूल किया, दैट इज़ द डिफेंस फोर्सेस, अब उसी के अंदर जो है लॉयल्टी वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है टुवर्ड्स द इंडियन नेशन। तो यहाँ से समझ में आ गया कि ब्रिटिश राज ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे बचने वाला नहीं है। जहाँ तक कि आपने कम्युनलिज्म की बात की है, तो कम्युनलिज्म या फिर टू नेशन थ्योरी, ये जो अलीगढ़ मूवमेंट जो कि 1870 से चल रही थी, इसकी बुनियाद तभी रखी जा चुकी थी। तो जो 70-80 साल से जो प्रोसेस चल रहा था, वो एक इवेंट से अनडन यहाँ पे नहीं होने वाला था। हालाँकि कुछ टाइम के लिए उसने हॉल्ट ज़रूर कर दिया उसको, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें, तो मुस्लिम लीग काफ़ी बढ़-चढ़ के अपने कम्युनल पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती है और उसमें कामयाब भी होती है। ठीक है, बढ़िया। उस समय का ये हम बोल सकते हैं कि कुछ एक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस रही होंगी लीडर्स की और हाइंडसाइट में जब हम चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, तो हमारे पास एडवांटेज होता है कि हमें वो टफ डिसीज़न नहीं लेना है। तो ये एडवांटेज हमारे पास ज़रूर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आईएनए ट्रायल्स के सोल्जर्स थे, उनको इंडियन नेशनल आर्मी में इंडक्ट नहीं किया गया था और हमारे जो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स या बाद में जो हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स बने, करियप्पा साहब, चौधरी साहब जो आर्मी चीफ बने हैं, उन्होंने इसका आउटराइट विरोध किया था कि भाई ये सोल्जर्स जो हैं ये हमारे अगेंस्ट लड़े हैं, हमारी आर्मी का मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स बाद में इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं और आर्मी वही रहती है एक तरीके से। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या वो करना गलत था? क्योंकि नेहरू सपोर्ट कर रहे थे कि ये जो आईएनए के सोल्जर्स हैं, इनको हमें इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट करना चाहिए। हमने वो नहीं किया। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर्टिकुलर बात के बारे में?
ये बड़ा पेचीदा सवाल है और ये इशू इतना सिंपल नहीं। अब देखिए, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ जब पीओडब्ल्यूज गए, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो देखा जाए तो एक तरह से तो उन्होंने सेडिशन कमिट किया, दैट इज़ कि वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ गए थे, जबकि शुरुआत में वो उन्हीं उन्हीं के साथ थे। तो ये जो एक हम कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट है वो गलत कहीं न कहीं यहाँ पे साबित हो जाता है। और ऊपर से उनका एक्सपीरियंस एक्सेस कंट्रीज़ के सोल्जर्स के साथ था, जिसके साथ इंडियन आर्मी बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं होना चाहती थी। तो डेफ़िनेटली ये जो कंसर्न था कुछ जनरल्स का, कुछ लीडर्स का, बिल्कुल जायज़ था। हालाँकि उनकी तरफ सिम्पैथी होना भी बिल्कुल जायज़ है। तो जैसे हमने कहा कि ये इश्यू इतना सिंपल नहीं है, तो उनको रीइंटीग्रेट भी सोसाइटी में करना पड़ा, जिसकी सरकार ने कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी में ना इंडक्ट करना मेरे हिसाब से उस टाइम के हिसाब से एक ठीक फैसला था। सही फैसला गवर्नमेंट ने लिया होगा इस चीज़ को लेके। नेहरू जी तो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानेगी। लेकिन सरकार ने उनके साथ इनजस्टिस नहीं किया। उनको पर्क्स दिए गए, उनको रिम्यूनरेशन दिया गया, कहीं एडजस्टमेंट करने की कोशिश की गई बाकी सरकारी डिपार्टमेंट्स में, तो वो बेनिफिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने दिए हैं। अगर हम इस बात को खत्म करने के लिए एक लास्ट पॉइंट उठाएं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अगर आप देखें, रोल एक्सप्लोर करें इस आईएनए ट्रायल के इंसिडेंट का, वो ओवरऑल क्या रोल इस आईएनए ट्रायल का पड़ा होगा उसके बाद हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे, क्योंकि ये बात 1945 की हो रही है। आजाद हम 1947 में हुए हैं। हवाएं ऑलरेडी चल पड़ी थी कि देश आजाद होने वाला है। ऐसे में आईएनए ट्रायल का इस बात पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? आईएनए ट्रायल ने सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट दिया है वो है साइको इमोशनल इम्पैक्ट। लोगों के अंदर जोश भर दिया कि अब अगर ब्रिटिश हमें आज़ाद नहीं करेंगे तो अपनी आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। ये जो एग्जाम्पल सेट किया आईएनए सोल्जर्स ने, ये सबसे बड़ी एक मोटिवेशन बन के सामने आता है, जिसकी वजह से आज़ादी को अचीव करना और भी हम कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्सपेडाइट हो जाता है। वो चीज़ 47 में ही हमें मिल जाती है। हालांकि इसके कारणों के पीछे देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश फाइनेंसेस बहुत खत्म हो चुके थे। विंस्टन चर्चिल आउट ऑफ पावर जा चुके थे, जो कि हम बिल्कुल इंडियंस को इंसान ही नहीं समझते थे वो तो। और यूएसए का जो प्रेशर था कि इंडिया को आज़ाद करो, ये इंटरनेशनल और जो फैक्टर्स हैं, ये उसमें और ज़्यादा ऐड करते हुए आपको दिखते हैं। इसमें जब लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हीरोज़ का एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो उनका जोश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ने लोगों को डरा कर राज किया। ये जो डर था, आप कह सकते हो कि आईएनए ट्रायल्स ने बिल्कुल ही खत्म कर विंस्टन चर्चिल जा चुके थे, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार जा चुकी थी और लेबर पार्टी की वहाँ पे ब्रिटेन में सरकार आ गई थी। वो ऑलरेडी इंडियंस के साथ थोड़े ज़्यादा सिंपैथाइज करते थे एज कंपेयर टू कंजर्वेटिव, लेकिन थे वो भी ब्रिटिश। तो दिस वाज द ओवरऑल यू कैन से कंक्लूजन अबाउट आईएनए ट्रायल्स। देश आज जो है उन बहादुर सोल्जर्स को याद करता है और नमन करता है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्टडी पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।